बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों का ख्याल रखिए, वक्त की अहमियत को समझें, अपने तमाम काम टाइम पर करने के आदी बन जाएं तो आपकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त ज़ब्त आ जाएगा, एक वो डिसिप्लिन आ जाएगा। सो आपके काम भी अच्छे तरीके से होंगे और आप ज़िंदगी में कामयाब भी होंगे। प्रोग्राम के हिस्से में जी हमने जो है अब आगाज़ की तरफ जाना है और इसके साथ साथ हम आगे चल के प्रोग्राम में खबरें भी शामिल करेंगे, अपने सेगमेंट्स भी होंगे, मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। अपडेट एक ये है क्योंकि रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बीइंग अ शहरी, वो लोग जो कि ड्राइव करते हैं उनके पास ज़रूरी है कि ड्राइविंग लाइसेंस भी हो, लेकिन बारहा मुहिम चलाई जाती है हेलमेट की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस को यकीनी बनाने के लिए। और इन दोनों चीज़ों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। हेलमेट इसलिए कहा जाता है कि खुदा न खास्ता किसी भी किस्म के हादसे के नतीजे में आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा ना हो, हेड इंजरी ना हो। अच्छा जी, CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज़ का दोनों मुहिमात में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म है। बगैर लाइसेंस और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के खिलाफ कार्रवाई होगी। 2 माह में 8,30,000 से जायद मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। रवा साल 15,52,000 बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिलिस्ट के खिलाफ कार्रवाई। हेलमेट मुहिम में 29 लाख से जायद मोटरसाइकिलिस्ट को वार्निंग दी गई है। 1 लाख से जायद मोटरसाइकिलों वालों को मुख्तलिफ सेक्टर्स में बंद किया गया। 2,90,766 मोटरसाइकिलों के कागजात जब्त कर लिए गए हैं। अच्छा जी, ये तो थी अपडेट और प्लीज़ इन दोनों चीज़ों पर आप ज़रूर अमल कीजिए। अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाएं, हेलमेट का इस्तेमाल भी ज़रूर करें क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि अल्टीमेटली आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे, किसी और को इसका फ़ायदा नहीं होने वाला। आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं? भारी बिलों से तंग आवाम के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने बिजली ₹1.46 फी यूनिट महंगी कर दी। सेहत की सहूलत का एक और वादा पूरा, अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए डेडलाइन दे दी गई। चीनी स्टॉक करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। पंजाब हुकूमत ने 13 बड़े डीलर्स के नाम FIA को दे दिए। ले जी, महकमा एक्साइज की अनोखी मंतव क्या है, आज के शो में आपको ये भी बताएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, कुछ डिपार्टमेंट्स तो ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरे ख्याल से तहिया कर लिया है कि कोई खैर की खबर तो देनी नहीं है, हमेशा आवाम को परेशान ही रखना है। आज की पहली खबर है जी, नेपरा ने बिजली ₹1.46 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी है। भारी भरकम बिलों के खिलाफ जो है वो लोगों ने एहतजाज भी किया। अवाम तंग भी है, लेकिन अवाम की मुश्किलात में एक के बाद एक इजाफा ही होता चला जा रहा है। सो नाज़रीन, आज भी हड़ताल की गई है, हमने एहतजाज भी देखे, लेकिन फायदा कोई नहीं हो रहा। पहली खबर की तरफ चलते हैं और मेरे ख्याल से इस पे तो खोखर साहब स्टार्ट में ही आपकी तौबा तौबा बनती है। जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं ये कहूंगा पहले ये होता था, आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले ये होता था, साल में एक दफा बिजली बढ़ती होती थी और उसके बाद बिजली नहीं बढ़ती होती थी। अब तो पेट्रोल कभी सुना ही नहीं था। और अब जो है, अब हर हफ्ते बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। अब पिछले हफ्ते बिजली का रेट बढ़ा, उससे पिछले हफ्ते बिजली का रेट बढ़ा। ये बड़े खौफनाक बात है और ये अवाम के ऊपर एक जुल्म की इंतहा जो हुकूमत ने कर दिया। इस वाले से नून लीग की हुकूमत ने भी हद कर दी, PTI की हुकूमत ने भी हद कर दी और अब निगरान हुकूमत जो आई है उसने तो अखीर कर दिया कि अब हर महीने जो है ना, ये तोबा तोबा का मुकाम है। ये तोबा तोबा मैं कहूंगा, ये तोबा तोबा जो है वो मुकाम है कि हर महीने हर हफ्ते बिजली का रेट बढ़ाया जा रहा है। एक आम बंदा जाए कहा जाए। लोगों ने एहतजाज भी किया है, मुझे बताइए एहतजाज का कोई फायदा मुताबिक जो है ना वो ₹67 का एक यूनिट बनता है, जो हो गया ₹67 का तो बनेगा, ₹67 का बनेगा आम रूटीन में। जब आपकी स्लैब चेंज होगी तो वो 74। अभी बहुत सारे ऐसे लोग एग्जैक्टली उस पे सेल टैक्सेस हैं, उस पे विदहोल्डिंग टैक्स है, उस पे फिर टेलीविजन का सरकार के जो मुलाजिम हैं उनको पालने का टैक्स जो है वो बिलों में शामिल है। तो ऐसी सूरत में ये ₹74 क्रॉस करता है। अगर आप इसको तमाम यूनिट्स को पूरे बिल के साथ अगर आप तकसीम करते हैं तो फिर आपको अंदाजा होता है कि ये ₹52 वाला भी झूठ ही है।
यानी एक्चुअल जो प्राइस है, जो ही आप 300 से 301 यूनिट आपके हो गए तो उसके बाद से वो स्लैब्स चेंज होती जाएंगी। 401 पे डिफरेंट स्लैब है और ये बढ़ता चला जाएगा। हालांकि दुनिया में अगर कोई ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है तो पहले 100 का रेट जो है वो अगर 1000 रुपया है तो दूसरे का उससे कम होएगा। तो ये रूटीन यहाँ पे ऐसा है कि जो ही आप इस्तेमाल करते चले जाएंगे आपका जो स्लैब है वो चेंज होती चली जाएगी और बढ़ता चला जाएगा बिल। अब मुझे बताइए कि 1 रुपये 46 पैसे पूरे मुल्क में एहतजाज हुए, क्या आज भी हड़ताल हो रही है? क्या इनको ये सोचना नहीं चाहिए? हड़ताल की है, ताजिरों ने हड़ताल की, एडजस्टमेंट की बात में अब ये पैसे ने चलो महंगाई के लिए भी हड़ताल की है। तो मैं बिल्कुल खोखर साहब अपने मुतालबत के लिए हड़ताल किया करते थे, अब वुकला ने पहली दफा आवाम के लिए भी हड़ताल। खोखर साहब की मैं तौबा को बिल्कुल मैं बैक करता हूँ, बिल्कुल सही मौके पे तौबा। लेकिन अब ये फाकी हुकूमत को चाहिए कि बिजली के ऊपर लोगों को रिलीफ दें, कोई सब्सिडी दें बिजली के ऊपर। जो निगरान वजीर आजम तो कहते हैं कि अभी इतनी महंगाई नहीं हुई कि आवाम सड़कों पर निकले। जी बिल्कुल, और इस वाले से कम से कम जो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं बिजली, 100 यूनिट कौन इस्तेमाल करते हैं? जी 100 यूनिट का तो एक डिकोसला है। मिनिमम यूज ही 300 यूनिट का है, मिनिमम यूज। आम घर का 2.5 से 3 मरले का जो घर है, इससे चले आप 1.5 मरले का घर लगा लें, वहां पर भी 250 से ज्यादा यूनिट कंज्यूम होते हैं। आप क्या बातें करते हैं? अगर 1.5 मरले का या 2 मरले का भी घर है तो क्या उनके घर में फ्रिज, टेलीविजन, पंखा नहीं होगा, इस्त्री नहीं होगी, कपड़े धोने वाली मशीन नहीं होगी? ये जो होम एप्लायंसेस है ये हर घर में मौजूद है और इसने ऑब्वियसली जब इस्तेमाल होना है तो फिर बिल ने भी बढ़ना है। और 250 यूनिट तो बिल्कुल एक नॉर्मल से घर का जो यूनिट है वो कंज्यूम होते हैं। तो ये सारा एक एवं काम का ये सारी चीज़ें बनाई। हाँ, कच्चे घरों में जहाँ पर सिर्फ एक पंखा हो और ठंडा पानी के बजाय घड़ा पड़ा हो तो शायद वहाँ पे जो 200 यूनिट से कम हो सकते हैं कंज्यूम होते हो, लेकिन आम रूटीन अच्छा जी, ये तो रिवर्स होने वाली राव साहब कोई आहो बकावी काम नहीं आने वाली, ये ऐसे ही होना और मजीद बढ़ना है। बस अल्लाह ताला इनको शर्म दिला दे। और जो तौबा के मुकाम की बात की है, वाकई तौबा का मुकाम है ये सूरत हाल है। अच्छा जी, मैं पहले ये वाली खबर ऐड कर लेती हूँ। बिजली चोरों की गिरफ्तारी का हुक्म, वापडा मुलाजिम भी FIA की आड़े आ गए हैं जी। सबसे बड़ा काम मेरे ख्याल से खोखर साहब ये बिल्कुल, मैं कहता हूं कि ये बिजली चोरों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। जब आप बिजली इतनी महंगी करेंगे तो लोग फिर क्या करें? बिजली चोरी क्यों ना करें? लोग कहां जाएं? लोग मुझे बताएं, आपने इतनी बिजली चोरी महंगी कर दी है कि एक आप खोखर साहब ये तो आपका आर्गुमेंट बड़ा ही फजूल है। एक इतना ये तो बड़ा ही फजूल है कि चोरी आप करें, क्यों ना करें? खोखर साहब चोरी आप करें बिजली और बिल लोग दें। लोग बिजली उकसा रहे हैं लोगों को, आप तो लोगों को उकसा रहे हैं। खोखर साहब बिजली सस्ती करेंगे तो फिर आप लोगों को पैनल पे बैठ के आप लोगों को कह रहे हैं बिजली चोरी करें। बिल्कुल, जब आप इतनी बिजली महंगी करेंगे तो लोग चोरी करेंगे। लोग कहां जाएं? खोखर साहब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में चोरी हो रही है। बिजली का यूनिट है, लोग चोरी ना करें तो लोग कहां जाए? बिजली का बिल कहां से दे? एक बंदे आप चोरी करते हैं महीने की तरह, खोखर साहब आपको कितना बिल है? एक मजदूर के 25,000 रुपए महीने की तरह, एक 25,000 रुपए महीने की तरह है, किसी की उसका 10,000 का बिल कितना है तो बेचारा कहां जाए? क्यों ना चोरी करे? वापडा वालों को चाहिए बिजली सस्ती करे। अगर बिजली सस्ती हो तो फिर लोगों को रोके। जब आप बिजली महंगी करेंगे तो लोग फिर चोरी भी करेंगे और लोगों को चोरी करनी चाहिए और वापडा को जूते मारने चाहिए जो वापडा वाले आकर रोकते हैं। ये इतनी महंगी बिजली नहीं कर सकते। माफी दे दें आप लोगों को, यहाँ पे चैनल में बैठ के कह रहे हैं बिजली चोरी करें। बिल्कुल। खोखर साहब का बिल कितना है? आपके घर का बिल कितना है? 28,000 रुपए बिल आया ना आपका, तो 28,000 रुपए भी ज्यादा है। तो आप क्या 28,000 रुपए पे कर रहे हैं या बिजली चोरी नहीं कर रहा? अच्छा हाँ, अब इसमें की बात करता हूँ। देखिए खोखर साहब की बात, खोखर साहब मैं काम बंदे की मेरी बात सुने। क्या बंदे का ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। 20,000 रुपए आ गया। अगर आपने चोरी की बिजली करके एयर कंडीशन चलाने हैं तो उसका खमेला दूसरा क्यों भुगते? खोखर साहब, जिसके घर खोखर साहब नहीं 20,000 रुपए बिल आ रहा है, ये क्या हो रहा है? खोखर साहब की चोरी की 2 सूरतें हैं। सेक्रेटरी का मुलाजिम उसकी 50,000 रुपए तनख्वाह, उसका 1 लाख रुपए घर बिजली का बिल आ गया। वो बेचारा कहाँ जाए? वो चोरी ना करे तो कहाँ जाए? चोरी जो होती है जंग आमद होती है। आप जब जंग किसी के साथ करेंगे तो उसका वो जवाब भी देगा। ये चोर जो बिजली का टैरिफ बढ़ाया हो गया, ये जंग है आवाम के साथ जो वापडा कर रहा है, ये बदमाशी है जो आवाम के साथ वापडा कर रहा है। लोगों को भी इसका रिएक्शन देना पड़ेगा और रिएक्शन यही है कि लोग बिल या फिर लोग बिल बिजली का अदा करें और वापडा वाले आए तो उनको बत्ती भी ना काट रहे थे। ये इस तरह सिविल लोग शुरू कर दे। बड़ा आसान काम है, खोखर साहब हो गए, बिल ना बिजली का जमा कराएं और वापडा को बत्ती भी ना काट रहे थे। अगर वापडा वाले आते हैं तो नोटिस देगा ना करें, कैमरा नोटिस देगा ना करें, ये पाबंदी है। लोगों ना करें ऐसे।
ऐसे ना करें, ना उकसाएं। बिजली चोरी का बात वो ये कर रही है, इतनी महंगी बिजली, इतनी महंगी। आप ट्यूबवेल के बिल देखें, इतने महंगे कि बिजली का जो फसल का रेट है वो बढ़ गया। किसान बेचारे ट्यूबवेल का बिल नहीं दे सकते, किसानों का ये हाल हो गया। देहात मेरा बुरे वाला में गाँव है, हर घर का 30,000 50,000 रुपए बिल आ गया लोगों का। और लोगों को 2-2 एकड़ लोगों की जमीन है, 2-2 एकड़ जमीन है, और छोटे छोटे 5-5 मरले के घर है, और 20-20 30,000 50,000 बिजली का बिल कहाँ से दें? हमारे पास इतने पैसे नहीं है बिजली का बिल देने के लिए, हमारी इतनी तनख्वाहें नहीं है, अवाम के इतने वसाइल नहीं है। पाकिस्तान जो है ना गरीब मुल्क है, गरीब लोग हैं, क्या ऐसे में चोरी करनी चाहिए? कहाँ जाए? चोरी करना मुनासिब बात? मैं यही थोड़ी सी तस्दीक कराना चाह रही हूँ कि खोखर साहब आप जज्बाती हैं, आप गुस्से में, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। देखिए अगर कोई 2 एसी चला रहा है या 3 एसी चला रहा है तो मुझे बताएं, बिजली चोरी करके चला रहा है तो फिर उसको ना पकड़ा जाए? जो एसी वाले करते हैं वो बिजली चोरी नहीं करते। मैं गरीब की बात करता हूं, मैं इसी वाले की बात नहीं कर रहा, मैं एक आम बंदे की मजदूर की बात कर रहा हूं। तो ये चले जाए लाहौर शहर में, चले जाए सारे ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक का जो चोरी की बिजली का बिल हमें देना पड़ता है, 10,000 रुपया बिजली का बिल आम आवाम को देना पड़ता है। बिल मैं सेक्रेटरी की बीट करता हूँ, हर मुलाजिम का घर का 10,000 रुपया बिल आ रहा है। 30,000 छोटे मुलाजिम की तनख्वाह है, 10,000 बिजली का बिल है। एजुकेशन की फीस कहाँ दे, हेल्थ की फीस कहाँ दे, किराए का बिल कहाँ से दे, मकान का किराया दे, किचन का किराया कहाँ से दे, आटा देखे, घी देखे, चीनी की कीमत देखे कितनी होगी है। आवाम कहाँ जाए मुझे बताया ना, कोई बात है ये करने वाली? मेरे पास आज सुबह मैं दफ्तर आ रहा था तो मेरे पास गाड़ी के पेट्रोल के पैसे नहीं थे, इतनी महंगाई हो गया, और 300 रुपए से ऊपर पेट्रोल महंगा हो गया, इतना महंगा पेट्रोल कर दिया। अब देखिए पेट्रोल कितना महंगा हो गया। क्या ये कहाँ का इंसाफ है कि इतना महंगा पेट्रोल हो गया कि लोगों के लिए सफर करना मुश्किल हो गया। आप बसों का किराया देखिए कितना कितना बढ़ गया, ट्रेन के किराए बढ़ गए, हवाई जहाजों के किराए बढ़ गए। तो तुसी हवाई जहाज से आना होता है? नहीं, हमने बस पर आना होता है या कार पर आना होता है। मैं मुझे सिर्फ बता दें, मैं उनको रोकूं किस बात पर? नहीं, दुहाई तो उनकी सच्ची है, मसला तो उनका सच्चा है। नहीं राव साहब मुझे ये बता दें, बिजली चोरी की हौसला शिकनी जरूर करें। वो मैं जरूर कर रही हूं, लेकिन जो मसले उन्होंने बयान किए राव साहब कर दी। अब इससे बड़ी बात क्या है कि खोखर साहब जैसे सीनियर रिपोर्टर चैनल पे बैठ के ये कह रहे हैं कि मेरे पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं। आम आदमी को बिजली ये हालात हैं, ये हालात हैं। मुझे बताएं कि आम आदमी जब बिजली चोरी करेगा तो उसका इम्पैक्ट बाकी लोगों पे पड़ेगा जो चोरी नहीं करते। आप बिजली अपना ये जुमला वापस लेके बिजली चोरी बिजली सस्ती ये करें ना, बात महंगी क्यों की है? महंगी बिजली है, लोग कहाँ जाए मुझे बताएं, कहाँ जाए? अब जब देखिए एक बात है, एक बंदा छोटा मजदूर है, जब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, जब रोटी के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो चोरी ना करेगा तो क्या करेगा? वो क्राइम नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप लोगों का मोराल इतना बुलंद करें, लोगों का मोराल हाई करें, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना वो बढ़ाए। आप कह रहे बिजली चोरी करें, हमारा क्या कसूर है? बिल आपको देना पड़ेगा, बिजली जितनी मर्जी चोरी करवाएं, लोगों को सस्ती रोटी दे। आप न्यूयॉर्क देखें, वहां पर सड़कों पर लोग जाकर लोगों से चीजें छीन कर खाते हैं, क्योंकि लोग जब लोगों के पास पैसे नहीं होते लोग क्या करते हैं, और हमारा मुल्क इनकलाब की तरफ जा रहा है। नहीं, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब वाकई आपके पास घर से निकलते हुए आपके वसाइल ये इजाजत सारी बातें ठीक है, लेकिन चोरों बिजली चोरी की हौसला शिकनी करनी, ये खोखर साहब ये गलत बात कर रहे हैं। खोखर साहब को ये नहीं करना चाहिए कि बिजली चोरी अगर करेगा कोई तो उसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ता है। वो अपना बिल पूरा लेंगे और बाकी लोगों से सार्फिन को देना पड़ेगा। हमारा क्या कसूर है? बिजली सस्ती करें, बिजली महंगी करें, बेहिस्सी का मुजाहरा ना करें गवर्नमेंट। मजीद बिजली को महंगा किए जा रही है, हर रोज ये खबर आ रही है। इसके ऊपर आप बात करें ना, आप कह रहे हैं कि बिल ना जलाएं, चोरी करें, ये करें, बिजली चोरों के खिलाफ तो बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन होने जा रहे हैं, कैद हो रही है। इसलिए खोखर साहब इस बात को वापस 1300 अरब का गैप है, 1300 अरब रुपए का गैप है। बड़े मजे से खोखर साहब ये कह रहे हैं क्या करें, 1300 अरब की बिजली चोरी हो रही है। आप लोगों को देते क्या है जो पकड़ेंगे? और जिन सरकारी मुलाजमीन खोखर साहब जिन सरकारी मुलाजमीन की बात कर रहे हैं वो 550 अरब रुपए की बिजली चलाते हैं। आपको पता लोगों ने बिल सड़कों पर आकर जलाए हैं। आज वुकला जो है हड़ताल कर रहे हैं, केपी के ताजरों ने हड़ताल किया, लोगों ने केपी के सूबे में लोगों ने सिविल बड़ी वो उस पे एहतजाज बनता है। बिजली चोरी तो ना करवाएं, बिजली की चोरी करवाने की आप ठीक है। आप मैं बड़ा अच्छा पॉइंट इनकी बात से मैंने ये पकड़ा है,
अब बड़े बड़े फैक्ट्री मालिकान हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी मिल्स लगाई हैं, राव साहब वो बिजली चोरी कर वो चोरी करते हैं बिजली, कौन बिगाड़ उनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन आम बंदे को तंग ना किया जाए। आम बंदे को तंग ना किया जाए। आम बंदा घर में 2 एसी लगाया और बिजली चोरी करे। फिर वापदा ने ये क्या बात हुई कि जो किस्तें करते थे गरीब बंदे की किस्तें बिलों की करते बंद कर दी हैं। यहाँ नहीं हालात बदलने वाले, बिजली चोरी भी होगी, बिजली महंगी भी होगी, आवाम परेशान रहेगी, आवाम पे ये आसमानी बिजली इसी तरह से गिरती रहेगी। आवाम का तो बस अल्लाह ताला ही कुछ बेहतरी करे, बाकी किसी से कोई अच्छे की उम्मीद ना रखें। खोकर साहब आप पानी पिए, हम लेंगे एक ब्रेक, वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब जी मैं ये कहूंगी कि हकीकत से पर्दा उठने लगा है और असल चोरों तक हाथ पहुंच रहा है। अच्छी बात है, क्रैकडाउन करना चाहिए, इनको बेनकाब करना चाहिए। लोगों में तजब्जुब था, परेशानी थी, लोगों को लग रहा था पता नहीं चीनी कितनी महंगी हो जाएगी और गायब हो जाएगी, इसका फायदा जितना माफिया ने उठाया। 13 बड़े डीलर्स के नाम FIA को दे दिए गए हैं। क्या कार्रवाई राव साहब होगी FIA के खिलाफ? देखिए ये ना क्या कार्रवाई करेगा? ये 5 सालों में दूसरी मरतबा ऐसा मौका आया कि इस तरह की सिचुएशन बनी है, यानी 55 की चीनी 125, 135 और 140 या 45 से होकर उस वक्त, ये 2018-19 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी ऐसा हुआ था। ये जो कार्टल्स का नाम आता है बार बार ये आता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये कार्टल्स जो हैं ये मिल ओनर्स की मंशा के बगैर कुछ नहीं, क्योंकि इनको जो सप्लाई मिलनी है ये शुगर मिल से ही मिलनी है। तो शुगर मिल्स की तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 80 या 84 बताई जा रही है कि इतनी तादाद है। और इनके जो मालकान हैं उनकी तादाद हैरानकुन तौर पर आपको बताएं तो ये तकरीबन 16 या 17 बनती है, जो आप कहाँ 80 का फिगर है, कहाँ 16-17। तो इसी तरह से एक जो कार्टल है, जो डीलर्स हैं, जो जिनका व्हाट्सएप ग्रुप की हम बात करते होते हैं, इनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा भी हो तो ये 60 से 70 हैं जो ये सारे चीनी का रेट निकालते हैं और हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। और ये मिल ओनर्स की मंशा के बगैर कोई काम हो नहीं सकता, ख्वाह कुछ भी हो। मेरे पास और ये ताकतवर लोग हैं, इन्होंने अवाम के साथ ऐसा जुल्म किया है कि नाकाबिले माफ़ी है इनका जुर्म, और इनके ऊपर इनकी मिलों को जब तक जो पैसा इन्होंने बनाया है जब तक इनसे रिकवर नहीं होता ना, और इनसे रिकवर करने का एक ही तरीका है, बस इनकी चीनी का जो एक्सपेल रेट है ना उसको 60 रुपए कर दिया जाए। बिल्कुल और ताकि इनको इबरत का निशान बनाए और 60 से ऊपर इनको वसूलना। और दूसरा, जो गन्ने की ट्रालियां इनकी मिलों के बाहर लगी होती हैं, उनकी जितनी भी अदायगी है फौरी तौर पर उनसे करवाई जाए। किसानों की जो ये पेमेंट्स रोक के बैठे होते हैं, किसानों को भी पैसा नहीं मिलता और अवाम से भी पैसा निकाल के पता नहीं इन्होंने कितना पैसा कमाना है। सारे शुगर के मरीज हैं, सारे शुगर के मरीज हैं और शुगर पे कारोबार। इस हवाले से जो इनके गोदाम हैं या जो वेयर हाउसेज है जहाँ पर चीनी पड़ी हुई है या शुगर मिलों के अंदर चीनी पड़ी है, वो मार्केट में लाई है। खोकर साहब ने खबर दी थी कि केन कमिश्नर ने तलब किया और वो आए नहीं, हाईकोर्ट चले गए। और इसमें कसूरवार हमारी, मैं मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो स्टे ऑर्डर्स का हमारे यहाँ अदालती निज़ाम है कि स्टे ऑर्डर जो मर्जी ले आए, मीनारे पाकिस्तान का भी स्टे ऑर्डर मिल जाता है, सड़क का भी मिल जाता है, इस पे कोई नजरसानी कर लें। अब तो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी आ रहे हैं, फायज ईसा साहब, रिक्वेस्ट उनसे ये करेंगे, बल्कि उनसे इल्तिजा भी यही करेंगे कि इस निज़ाम को कम से कम ये फौरी स्टे देने वाले निज़ाम को कोई डिसाइड करके स्टे दे दे। थैंक यू सो मच खोकर साहब, आपका भी शुक्रिया, राव साहब आपका भी शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। है कल हमें पिक्चर्स भिजवा दें इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में, बल्कि तो कल संडे है, हम मंडे के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सो जिनकी संडे को और मंडे को बर्थडे है वो पिक्चर्स भिजवा दें हमें जी। स्क्रीन पर नंबर आपके सामने है, इंशाल्लाह मंडे के प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाएंगे। अभी बताएंगे आपको मौसम की सूरत हाल। तो एक बार फिर से लग रहा है कि गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि कल जो बारिश हुई मुख्तलिफ इलाकों में, कहीं बारिश हुई और कहीं नहीं, उससे हब्स की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। आज के मौसम की सूरत हाल, कल मौसम कैसा रहेगा, लाहौरियों का वीकेंड कैसा होगा, कोमल की तरफ चलेंगे। ओवर टू यू कोमल।
बिल्कुल अन्ना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सुबह के औकात में मौसम जो है वो कुछ बेहतर महसूस किया जा रहा है। हवाएं चल रही हैं और शहरी लाहौर के वासी सुबह की वजह से फ़ायदा उठाते हुए भी नजर आए हैं। लाहौर में जहां पर मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, वहीं जो हमारी फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें भी कमी देखी गई है। इस वक्त लाहौर में AQI की मजमूई शरह 105 रिकॉर्ड की गई है। और अन्ना, आपने मौसम को महसूस किया होगा कि आज कल की निस्बत कुछ बेहतरी देखी गई है, महसूस की गई है। वहीं जो तपिश सुबह के औकात में अच्छी खासी तंग करने वाली थी, आज जो है वो उसमें भी बेहतरी आई है। हवाएं चलने की वजह से मौसम बेहतर महसूस किया जा रहा है और गर्मी का जो दौर बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका था, आज उसमें भी थोड़ा सा जो है वो हमने एहसास कम किया है कि एहसास कम हो रहा है आज। इसी के साथ साथ बात की जाए फूलों के हवाले से तो इन हवाओं की लहरों में जो है वो लाहौर के रंग बिरंगे फूल जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, लहरा रहे हैं। वहीं टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में कम से कम दर्जा हरारत 26 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री तक जाएगा। और आज तो हम परिंदों की चहचहाट भी देख रहे हैं कि आज वो भी खुशी में जो है वो खूब चहचहा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। वहीं फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में भी कमी देखी गई है और मौसमियाती तब्दीलियाँ आने वाले दिनों में मज़ीद रूनुमा होंगी। जिनकी बर्थडे है जी उनको भी हमने विश कर दिया, मौसम की सूरत हाल भी बता दी। अब आपने कुछ स्पेशल इवेंट रखना है वीकेंड पे तो आप रख सकते हैं। एक और एक्साइटिंग खबर हमारे पास लाहौरियों के लिए है और जिंदा दिलाने लाहौर का बेपनाह प्यार देखते हुए केक्स एंड बेक्स ने ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी दी है जी। मेन मार्केट गुलबर्ग में बाकायदा तौर पर कल यानी 8 सितंबर से बाकायदा आगाज़ हो गया है जी, जहां पर केक्स एंड बेक्स की नई ब्रांच खुली है। 20% डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। हेल्दी और टेस्टी प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर जी डिस्काउंट मिलेगा आपको 8 से 10 तक और इसके अलावा जी 1000 रुपये की जो शॉपिंग करेगा आप शामिल हो सकते हैं जी लकी ड्रॉ में और बहुत ही ज़बरदस्त प्राइजेस जो हैं वो आपका वेट कर रहे हैं। यानी अगर आप 1000 रुपये की शॉपिंग करेंगे केक्स एंड बेक्स है जो कि मेन मार्केट गुलबर्ग में कल यानी 8 तारीख से ओपन हुआ है, यहाँ से 1000 रुपये की शॉपिंग करने में आप लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त इनामात भी जीत सकते हैं। आप किस चीज़ के मुंतज़िर हैं, देर मत कीजिए और मेन मार्केट गुलबर्ग में जाइए जहां पर आप जी इस केक्स एंड बेक्स की बड़ी ज़बरदस्त ऑफर में शामिल हो सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस जीत सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है जी 1000 रुपये की यहाँ से शॉपिंग करनी है और इसके बाद आप लकी ड्रॉ का हिस्सा बन सकते हैं। ये थी जी ऑफर केक्स एंड बेक्स की जो कि हमने आप तक पहुँचा दी है। अभी हमने एक बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है जिसका बहुत ज़बरदस्त कारनामा क्या है वो भी आपको बता देते हैं। एप्लीकेशन का नाम है मेरा प्यारा एप्लीकेशन। टीम की एक और बड़ी कार्रवाई है जो ये टीम जिसने ये एप्लीकेशन बनाई है जी। दियारे गैर से नौकरी का झांसा देकर आने वाली एक खातून है जिसको अपनों से मिलवा दिया गया। अफगानिस्तान से नौकरी का झांसा देकर पाकिस्तान आने वाली लड़की को मेरा प्यारा टीम ने अपनों से मिला दिया है। अफगानिस्तान से नामालूम खातून ने 30 साला मुरसिल नामी लड़की को नौकरी का झांसा दिया। लाहौर शेराकोट छोड़कर फरार हो गए। थाना शेराकोट पुलिस ने मुरसिल नामी खातून को बिल्किस ईदी होम्स के हवाले कर दिया। ये बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है और ब्लेसिंग से कम नहीं है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। अल्लाह ताला ने दुनिया में हर जानिब रंग ही रंग रखे हैं। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, कुदरती हुस्न से माला माल है और करम अल्लाह ताला का ये है कि हमें आंखों जैसी बहुत ही बड़ी नेमत दी है कि हम इस दुनिया को देख सकते हैं, इस कुदरती हुस्न को देख सकते हैं। ये आंखें अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि मेरे ख्याल से इंसानी जिस्म में वैसे तो किसी भी चीज़ की कमी हो तो आप प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी नेमत है जिससे हम अपने इर्द गिर्द बैठे अपने प्यारों को देख सकते हैं, इस दुनिया को देख सकते हैं, अल्लाह ताला की नेमतों को देख सकते हैं, उनका शुक्र जितना भी अदा करें वो कर सकते हैं। इस नेमत की हिफाजत किस तरह से हमने करनी है। आँखों का बुनियादी तौर पर हमने अगर अपनी आँखों को ठीक रखना है वो कौन कौन से सुनहरी असूल बेसिकली हैं, क्योंकि धूल मट्टी जो लोग बाहर जा रहे हैं आजकल पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, तो वो बेसिक जो उसूल हैं कुछ वो भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल में जो हम देख रहे हैं हर कोई एक तो सर दर्द का शिकार है, आंखों में दर्द का शिकार रहता है, काम का कुछ लोगों पे बर्डन होता है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता चला जा रहा है।
सो ये सब चीज़ें भी डिस्कस होंगी, काला मोतिया भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शो में हमारी आज की जो मेहमान मौजूद हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर लुबना सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बिलाशुबा आंखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और इनकी हिफाजत भी हमें उतनी ही ज़रूरी करनी है। वो बुनियादी चीज़ें जो कि हर इंसान को अपनी आंखों की सेहत के लिए करनी है, अपनी आंखों को अच्छा रखने के लिए करनी है, क्या क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, अपनी आँखों की हिफाजत के लिए जो एनुअल आई एग्जामिनेशन है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि कोई भी ऐसी बीमारी, कोई ऐसी तकलीफ़ जो स्टार्ट हो चुकी हो, जिसके अलामात ज़ाहिर ना हो, उसको बर वक़्त तशख़ीस करना, बर वक़्त जानना बहुत अहम है। डेली लाइफ में जिस तरह कि आपने बताया, स्क्रीन टाइम ख़ासतौर पे बच्चों में, वो जितना कम किया जाए उतना ही बच्चों के लिए बेहतर है। बाहर निकल के जो आउटडोर में हज़रात काम करते हैं उनके लिए अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो है वो डैमेजिंग हो सकती हैं। सन ग्लासेस का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इशू बहुत कॉमन हमारे सामने आता है कि खुद ड्रॉप्स देख के, अपने फ्रेंड्स से ड्रॉप्स देख के डालते रहना, वो बाज़-औक़ात आई में साइड इफ़ेक्ट्स और डैमेजेस का बायस बन सकता है। कुछ लोग माइनर सी वो आंखें रेड हो जाना, इचिंग होना, सोप चला गया बच्चों में, तो उस पर आप बता दें कि क्या हमें करना चाहिए? जो बेस्ट सोल्यूशन है वो आई वॉश है। आई वॉश में मतलब क्लीन एंड स्टरलाइज्ड वाटर यूज़ करें, जो कि सिंपल बॉयल करके यूज़ कर लें, वो तो सबसे बेस्ट है। उसमें कॉटन सोप करके आई लैशेज़ में अगर कोई डिस्चार्ज या कुछ इस तरह का आ जाता है उसको क्लीन कर लिया जाए, वो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर आ जाता है कि आप अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रहा तो बेहतर यही होता है कि एग्जामिनेशन करवा लिया जाए। डॉक्टर साहबा, क्योंकि हाउस होल्ड जो वुमेन्स हैं जो काम करती हैं उनमें थोड़ी सी इशू रहते हैं, घर में कुछ कटिंग कर रही हैं, आंख में चला गया, आपने कोई हाथ नहीं धोए, आंख को मल लिया, तो इस तरह में आपकी फर्स्ट एड जो कहते हैं ना, जो फर्स्ट स्टेप आपको लेना चाहिए वो बता दें क्या होना चाहिए। लोग ड्रॉप्स डाल लेते हैं। एग्जैक्टली मुझे बता दें कि आपको फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या? मैं रिकमेंड करूंगी आई वॉश, क्योंकि अगर सॉफ्ट चला जाता है, खाना पकाते वक्त कोई चीज़ आंख में चली जाती है, तो आई वॉश इज द सेफेस्ट मेथड, जो कि जो भी इरिटेंट है ठंडे पानी से सिर्फ आप अच्छी तरह साफ पानी से, उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कि वो बहुत ठंडा हो या बहुत गर्म हो। एक नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे जो पानी है, साफ़ होना उसका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब इस तरह का पानी ना हो जो बॉटल में बंद करके काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ हो, उसमें कुछ ग्रोथ वगैरह होने के चांसेस होते हैं। क्लीन रनिंग वाटर के साथ साफ़ कर लें तो वो इजीली अवेलेबल भी होता है और पॉसिबल भी होता है। अच्छा, एक और नॉर्मल चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि अब आपकी बातों से मुझे याद आ रहा है, नॉर्मली ऐसा होता है किचन में प्याज वगैरह कट रहे होते हैं, तो वो आंखों के लिए नुकसानदेह तो नहीं है? नहीं, वो यूजुअली आंखों के लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा टीयरिंग इंड्यूस कर देते हैं कि वो हमारे जो टीयर्स हैं वही इरिटेंट को वॉश आउट कर लेते हैं, तो वो नुकसानदेह नहीं है। इरिटेटिंग ज़रूर है उस टाइम के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म उनका कोई ऐसा बुरा इफेक्ट नहीं है। चलें जी, वो मैंने कहा जो घर में ख़वातीन ये काम करती हैं उनको बता दें कि जी इससे परेशानी कोई नहीं है। अच्छा जी, ये तो बुनियादी तौर पर आंखों की हिफाजत होगी जो हमने डिस्कस की। हमारी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आलूदा फ़िज़ा है, बाइक पे बहुत सारे लोग जाते हैं, स्टूडेंट्स बाइक पे जाते हैं, सो क्या करना चाहिए? ग्लासेस का इस्तेमाल इनफ है? इसमें जो हमारी आलूदगी है वो दो चीज़ों के बायस बनती है। एक तो आंखों के अंदर इन्फेक्शंस होते हैं जो कि वायरल भी होते हैं, बैक्टीरियल भी होते हैं, और दूसरा आंखों में एलर्जीज़ होती हैं जो हमारी बॉडी की अपनी इम्यून रिएक्शन उन एलर्जेंस को रिएक्ट करता है और उसकी वजह से आंखों के अंदर जलन, खारिश और पानी का बायस बन जाता है। तो दोनों और बल्कि तीनों जो कंडीशंस हैं उनका ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है और उससे हम प्रिवेंशन ज़रूर कर सकते हैं। प्रिवेंशन में सन ग्लासेस, यस, जो गाड़ी में जा रहे हैं या मतलब इस तरह जा रहे हैं उनके लिए एक अच्छा बहुत ऑप्शन है, लेकिन जो लोग बाइक चलाते हैं उनको क्योंकि एयर की रफ्तार भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है जो उनकी आई के साथ इनकाउंटर कर रही होती है, तो उनके लिए हेलमेट ज़्यादा रिकमेंडेड है। अच्छी क्वालिटी का हेलमेट विद आई शील्ड्स उनके लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव साबित हो सकता है। सही। अच्छा जी, मुझे बता दीजिएगा, आंखों के मसाइल यूजुअली कहा जाता है जेनेटिक होते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स में है कि अगर उनकी नज़र कमज़ोर है तो आगे चल के बच्चों में भी होगी, दादा दादी में है तो ये तो होगी। सो अगर इस तरह के चांसेस हों तो वो इनिशियल केयर जो हम सबको करनी है वो क्या है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो जेनेटिकली इनहेरिटेड ही होते हैं, जिस तरह के एनक का नंबर है, और कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जो एनक के नंबर से ज़्यादा सीरियस होती हैं। फॉर एग्जांपल रात में नज़र कम आना, जिसको हम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं, इस तरह की कंडीशन में हम कज़न मैरिजेस वगैरह को डिस्करेज करते हैं ताकि बच्चों में ये प्रॉब्लम्स ना आए जो कि ज़्यादा सीरियस हैं।
हाँ, अगर ऐनक का नंबर आ जाता है तो लकीली कि वो करेक्टेबल है। अगर बच्चों में भी ऐनक कोई थोड़ी सी -1, 2 की लगा के बच्चा अपना काम अच्छे तरीके से कर सकता है तो वो उसकी लाइफ के लिए एक अच्छी सपोर्ट बन सकती है। बाकी और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस अब हैं जो कि इनहेरिटेड नहीं भी हैं, जैसे कि प्री मैच्योरिटी है और भी बहुत कुछ है। और इसमें यह है कि कोई भी अलामात ज़ाहिर हो उसमें चेक कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नॉर्मली लोग चेक नहीं कराते। अब दांत का ऐसा कुछ दर्द हो गया, आंखों का प्रॉब्लम हो गया, हम निगलेक्ट करते रहते हैं। हमने, हालांकि ये बड़ा ज़रूरी है, बड़े सेंसिटिव मैटर है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, नॉर्मली स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा है, जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइक है पढ़ाई के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं जी, लैपटॉप। अभी हमारे ऑफिस देखें बाहर, इन्होंने 8 घंटे ड्यूटी देनी है और इन्होंने कंप्यूटर पे बैठ के काम करना ही करना है। एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। सो मुझे अब ये बता दीजिएगा कि इसमें केयर क्या होती है। यहाँ से जब लोग घर जाते हैं ना तो आप यकीन माने खुद ब खुद सर दर्द का शिकार रहते हैं और ये रूटीन बन जाती है। एग्जैक्टली, ये बहुत नेचुरल हैपनिंग है। वाकई इस चीज़ से बहुत सर दर्द होती है। इसमें ड्राइनेस भी इंड्यूस होती है। जब आप स्क्रीन टाइम पे बहुत ज़्यादा देर काम करते हैं तो यू फॉरगेट टू ब्लिंक, और उसमें आपको आर्टिफिशियल टीयर्स की ज़रूरत होती है। आर्टिफिशियल टीयर्स एक ऐसा ड्रॉप है जो कि आपको ओवर द काउंटर मिल भी सकता है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। वो आपकी आंखों को जस्ट लुब्रिकेट कर देगा, आपके नेचुरल टीयर्स को रिप्लेस करेगा या उसको सपोर्ट और अब इस तरह के काम कर रहे हैं जो लोग, जिन्होंने 8 घंटे की ड्यूटी अगर देनी है और उन्होंने बैठ के कंप्यूटर पे काम करना है, क्या रिकमेंडेशन होंगी? उन्हें क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए अपनी आंखों को बेहतर रखने के लिए? अगर किसी का कोई ऐनक का नंबर आता है तो उसको ज़रूर इस्तेमाल में लाए, उसको इग्नोर मत करें, अपनी ऐनक को पहने। उसमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स हम रिकमेंड करते हैं ताकि वो जो रेज स्क्रीन से आ रही हैं उससे प्रोटेक्शन उनको हासिल हो। अगर इसके बावजूद उनको आंखों में कोई ड्राइनेस महसूस होती है, रेडनेस महसूस होती है, टायर्डनेस महसूस होती है, तो आर्टिफिशियल ड्रॉप्स एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर स्टीरॉइड्स वगैरह बिल्कुल मत यूज़ करें, क्योंकि वो वक्ती तौर पे तो आपको कंफर्ट देंगे लेकिन आपकी ऑप्टिक नर्व को, आपके नज़र के इंपॉर्टेंट हिस्सों को जो कि बहुत अहम हैं, जो कि अगर डैमेज हो जाए तो रिपेयर भी नहीं हो सकते, उनको भी जो है ना हर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो उनको मुतासर कर सकते हैं। कोई आपका फासला भी रिकमेंडेड है कि इतना फासला रख के आपको काम करना है? सेफेस्ट होता है 1 फुट, यानी कि 30 सेंटीमीटर, वो सेफेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, काला मोतिया, इसकी रीज़न बता दें, वजूहात बता दें क्या हैं, और फिर हम इलाज की तरफ भी आएंगे। क्या वजूहात होती है, इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं? अब काला मोतिया जिस तरह नाम से जाहिर है ना, काला मीन समथिंग डेंजरस। इसकी कोई अलामात नहीं है। अगर इसके कोई अलामात या सिम्टम्स होते, सर में दर्द हो जाती, आंखों में दर्द हो जाती, तो मे बी इसमें डैमेज बहुत अर्ली स्टेज पे पकड़ा जाता। ठीक। तो इसमें ये दूसरा जो ख़तरे की बायस चीज़ है वो ये है कि जो डैमेज इसकी वजह से हो जाता है उसका रिवर्सल मुमकिन नहीं होता। अच्छा। हाँ, अगर तशख़ीस हो जाए तो कुछ ना कुछ नज़र बाकी हो या काफ़ी हिस्सा बाकी हो नज़र का, उसको बचाने के लिए जिद्दोजहद ज़रूर की जाती है। बहुत आराम से बड़ों में ये ग्लाकोमा के ड्रॉप्स इस्तेमाल करने से, बाकायदगी से ये कंट्रोल में रहता है और इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आता। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, हमारी आवाम फेस करती है, वो बरवक़्त तशख़ीस है कि हम अगर चेक करवाते हैं तो जस्ट एनको का नंबर चेक करवा लेते हैं और इसमें काला मोतिया डिटेक्ट नहीं हो पाता। इसको डिटेक्ट करने के लिए रोशनी की रग का मुआयना बहुत ज़रूरी है, जिसको ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। आँखों के अंदर भी प्रेशर होता है, जिस तरह ब्लड का प्रेशर होता है इसी तरह आँखों का भी प्रेशर होता है, तो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर मेजर करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे जो आँख का सबसे आगे का शीशा है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, उसकी थिकनेस को मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें अगर हम रूटीन में लाएं, साल में एक दफ़ा चेक करवा लें, तो हम इसकी बरवक्त तशख़ीस करके सिर्फ कतरों के ज़रिए अपनी नज़र की हिफाजत कर सकते हैं। सही। दूसरा, जिस तरह आपने कहा, अच्छे ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है कि टाइम टू टाइम मुआयना कराते रहें। अब साल में एक एज भी होती है कि इस स्पेसिफिक एज में हो सकता है? अबव 40 इज मोर कॉमन, लेकिन इसकी एक और वैरायटी है जो कि बहुत छोटे बच्चों को मुतासर करती है। अच्छा। वो बाय बर्थ इंटरट्राइन लाइफ में भी बच्चे को मुतासर कर सकती है, पहले 2 साल में, 4 साल में भी बच्चे को मुतासर कर सकती है। पर उसमें यह है कि अलामात ज़ाहिर हो जाते हैं। उसमें बच्चों की आंखें बड़ी होना शुरू हो जाती हैं, उनका जो आगे काला हिस्सा है वो थोड़ा ब्लूइश ग्रेइश टिंज लेना शुरू हो जाता है, पानी बहुत निकलना शुरू हो जाता है, धूप में बच्चा अवॉइड करता है खेलना। तो वो उसमें ये होता है कि पेरेंट्स फौरी तौर पे बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। उसमें अहम बात यह है कि उसमें फिर आप ऐसे सेटअप को विज़िट करें जहाँ पे काले मोती का ऑपरेशन दस्तयाब हो, क्योंकि बच्चों में ऑपरेशन करवाना पड़ता है, बड़ों में हाँ जी वो ड्रॉप्स के साथ
कंट्रोल हो सकता है। हाँ, बड़ों में एक और वैरायटी भी है जो कि ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा कॉमन है, हमारे पास भी होती है, जिसमें ऑपरेशन या लेज़र की ज़रूरत भी पड़ती है। उसे हम एक्यूट कंजस्टिव ग्लाकोमा कहते हैं। एक्चुअली काला मोतिया एक ब्रॉड टर्म है, उसमें मुख्तलिफ शाखें हैं। हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट वालियों के बारे में बात कर लेंगे कि बच्चों में एक तो है और दूसरा जो है बड़ों में है, जिसको हम साइलेंट थीफ ऑफ विजन या बीनाई का खामोश कातिल भी कहते हैं। सही। पाकिस्तान में इसका इलाज जदीद मौजूद है। हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे इलाज क्या हो सकता है, हमारे सरकारी हॉस्पिटलों पे ऑनेस्टली स्पीकिंग लोगों का ट्रस्ट नहीं है। सो मुझे ये बता दें, क्या मेयो हॉस्पिटल में इसका अच्छा इलाज हो रहा है? जी बिल्कुल, मतलब लोगों की फ्रस्ट्रेशन इस वजह से आती है, वेटिंग टाइम की वजह से, रश की वजह से, ये चीज़ लोगों को फ्रस्ट्रेट करती है। अदरवाइज़ जो चीज़ डायग्नोज हो जाए मेयो हॉस्पिटल में, इसके ऑपरेशन भी दस्तयाब हैं। इसके वेल्व्स इम्प्लांट किए जाते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, अबाउट 120,000 पर वेल्व है, वो भी हमने अवेलेबल करवाए हैं, वो भी हम इम्प्लांट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बाज़ों का बजट में अप्स एंड डाउन्स जिस तरह पॉलिटिक्स में आता है हो जाता है, बाज़ों का चीज़ अवेलेबल नहीं भी होती, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है। सही। देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहिए? देखने वालों को यही मैसेज दूंगी कि आप अपनी आंखों की हिफाजत करें, खुद से इनमें ड्रॉप्स वगैरह मत डालें। आई वॉश को मैं इनकरेज करूंगी विद रनिंग एंड क्लीन वाटर, और मैं आपको इनकरेज करूंगी कि साल में एक दफ़ा अपनी आंखों का मुआयना ज़रूर कराएं। मैं प्री मैच्योर बच्चों को मैसेज दूंगी कि आप अपनी आंखों का मुआयना 2 महीने की उम्र से पहले ज़रूर करवाएं, क्योंकि उनके पास विंडो टाइम की और भी ज़्यादा नैरो होती है। मैं उनको होप देना चाहूँगी कि आँखों की हर कंडीशन का इलाज मौजूद है, बस बर वक्त तशख़ीस। और मेरे ख्याल से अगर आपका बच्चा स्टूडेंट है तब भी आप पे ये ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम उसकी आंखों का मुआयना कराते रहें। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होती है ये। ग्रोइंग एज में आंखों का जो ऐनक का नंबर है वो चेंज होता है, तो इस वजह से अगर जो है ना चेक कराते रहेंगे तो जितनी भी चेंज आएगी वो डिटेक्ट हो जाएगी और बच्चे की कंफर्ट में इजाफा होगा, उसकी पढ़ाई में ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि इलाज से बेहतर ये है कि आप एहतियात करें, प्रिवेंशन हमेशा से बेहतर है। तो इसके लिए सिर्फ आपको अपने आप को टाइम देना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और सबकी नजरें हैं जी इस वक्त बहुत बड़ा मार्का जो होने जा रहा है जी। इतवार के रोज पाक भारत एशिया कप सुपर 4 मरहले का ये मैच है और बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है अगर हो गया तो, क्योंकि कुछ इसके साथ वजूहात जुड़ी हैं। बारिश की जो है वो भी पेश गोई है, और फिर बारिश ने अगर रंग में भंग डाल दिया तो सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है। अगर मैच होता है तो कौन सी टीम का पलड़ा भारी है, कौन सी टीम जबरदस्त तैयारी के साथ नजर आ रही है, कौन से खिलाड़ी से किसकी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, ये बहुत बड़ा टाकरा जो कि ना सिर्फ पाक भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए हमेशा से बहुत ज्यादा ये तवज्जो का मरकज रहा है। इस पर कुछ हम चीदा बातें जान लेते हैं जी। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर आमिर रजा खान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैच के लिए एक्साइटेड तो होंगे, पूरी दुनिया ही होती है। देखिए जी, मैच जो है वो तो जबरदस्त मैच होने वाला है और आपको इसमें चौके और छक्के नजर आएंगे। ये मैच है पाकिस्तान बामुकाबला बारिश और इसमें आपको बारिश की जानिब से जबरदस्त चौके और छक्के के कोलंबो में मैचेस होने चाहिए। इनको तस्लीम ही नहीं करना चाहिए था। अगर हाइब्रिड बनाने था तो पहले से ही होती है। आपके पास एक साल बाद की वेदर अब टेक्नोलॉजी कहीं से कहीं चली गई है। टेक्नोलॉजी है जी। वो आपको कितने अरसा पहले बताते हैं कि समुद्री तूफान कहाँ से गुजरेगा, कहाँ पहुंचेगा, कहाँ आएगा, बादल कहाँ से निकलेगा, कहाँ आएगा। सबको पता था कि ये बारिशों का सीजन है कोलंबो में। पीछे कोई रीजन भी तो हो सकता है। हमने रीजन ये था कि डरते हैं। हाँ। इस वक्त उनके दिलों में इतना खौफ, और मैं नहीं कह रहा हूं, आज तो सुनील गावस्कर ने कह दिया कि आप डर रहे हैं। आपको खेलना नहीं आता है दुनिया की बेस्ट बैटरी के सामने, तो आप इस पर कैसे कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं ये डर और खौफ था जो जय शाह ने कोलंबो से मैच उठाया तो हम्बन टोटा भेजा। बीजेपी हुकूमत ने प्रेशर डाला तो उसने हम्बन टोटा से 8 घंटे के बाद ही दोबारा इसको कोलंबो में मुंतकिल कर दिया। तो खेल का हिस्सा है, मैदान में तो आए हैं आमिर भाई। भागते हैं वो अभी, क्योंकि 6 सितंबर भी गुजरा है, आपको पता ही है। तो उस वक्त भी ये भागे थे, आए तो लाहौर पे कब्जा करने थे ना। बिल्कुल। तो भागे, अभी एशिया कप लेने आए, भागे कहाँ तक अहमदाबाद तक भागेंगे आप लोग। अहमदाबाद तक, जहां वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया होना है, वहां तक आप भागेंगे भाई। भागने नहीं देंगे, बल्कि आपको अब बॉल भी लगेंगे और आप जख्मी भी होंगे। हम सब लोग अपनी तैयारी कर चुके हैं।
पाकिस्तान टीम इस वक्त दुनिया की बेस्ट वनडे टीम है। अच्छा, बारिश के तो इम्कानात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इन केस अल्लाह ताला के कामों का कुछ पता नहीं होता, चलें ये इन्होंने जो साजिश की वो अपनी तरफ, अगर अल्लाह ताला मेहरबान हो जाता है, मैच होता है, तो कौन सा खिलाड़ी क्या परफॉर्मेंस दिखाने वाला है, किससे टीम, हम पाकिस्तानी टीम से क्या क्या उम्मीदें आपकी वाबस्ता हैं? अच्छा, ये पाकिस्तान की नहीं, मुझे तो क्रिकेट से बहुत वाबस्ता है उम्मीदें। बताइए, पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है, पहली बात है ये मैच नहीं जंग है। हाँ, जंग है। हम उसको मैच, आप कहें जी क्रिकेट एक खेल है, उसमें नहीं है ये। अब क्योंकि दोनों मुल्कों के सेंटीमेंट्स जो हैं वो पब्लिक के इस तरह के बने होते हैं, इसमें जो ब्लड प्रेशर है ऊपर जाता है नीचे जाता है, सिर्फ रेट ऊपर नीचे नहीं जा रहा होता। ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लोग, इंडिया में ज्यादा जोश होता है। पूरी दुनिया के लिए मैं कह रही हूँ ये मैच हमेशा एक्साइटिंग। मैं क्योंकि पूरी दुनिया में मैचेस कवरेज करने जाता था, तो वो आईसीसी भी इस बात को मानती है कि इस वक्त अगर क्रिकेट को जिंदा रखा हो तो पाक इंडिया, कभी ये एशेज होता था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैचेस में, लेकिन वो कहते नहीं, दुनिया की एक बड़ी आबादी सिर्फ मैच इंडिया पाकिस्तान का देखना चाहती है। तो ये पाकिस्तान को पता है कि अगर ये क्रिकेट वर्ल्ड का लव लॉस्ट है तो फिर उसके लिए आपने उस वक्त ब्लैकमेल क्यों ना किया। आप कहते हैं जी हम श्रीलंका पे नहीं करते हैं, या तो आप पाकिस्तान आए मेजबान हम हैं, या फिर अमरात में चले जाएं। सही। तो ये भारत की ये तो जी कि जो वहाँ गर्मी बड़ी होगी, तो यहाँ तो बारिशें बड़ी होनी थी। मैच गर्मी में मैच हो सकता है, बारिश में नहीं हो सकता। क्रिकेट एक ऐसा खेल है, फुटबॉल हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता। इस पर आपको तवज्जो देनी चाहिए थी। लेकिन अगर मैच हुआ जिस तरह के आपने कहा, अल्लाह करे ये मैच हो जाए। वैसे तो मैं अभी भी कोलंबो की प्रोडिक्शन देख के आ रहा था, तो अगले 10 दिन ही बारिश है। इन्होंने अल्टरनेट डे भी रखा है इसका, कि अगर मैच एक दिन नहीं होता तो दूसरे दिन करा लेंगे, अगर एक दिन मुकम्मल नहीं होता तो दूसरे दिन मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे बारिश होती है तो शदीद बारिश होती है, पानी जमा हो जाता है, आपको पता है, खड़ा हो जाता है। और अगर आपके यहाँ 8-10 दिन बारिश हो जाए, मैं फिर मिसाल दूंगा तो लोग शायद कहें, सब्जादार ग्राउंड में आपने देखा है कितने कितने दिन पानी खड़ा रहता है, बिल्कुल उसमें पानी का अखराज नहीं होता, क्योंकि ग्राउंड जो है वो जमीन लेवल से जरा डाउन होती है। बिल्कुल गो उन्होंने निकासी का सिलसिला बनाया होता है, लेकिन फिर भी कह रही हूँ, तो बारिश ना हुई तो मैच बड़ा अच्छा होगा। फिर हमें कुछ तब्दीली की उम्मीद है कि कुछ नहीं, कोई तब्दीली करनी नहीं चाहिए। ठीक है। देखिए, नवाज को बदल के आपने फहीम अशरफ को रखा था, बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, क्योंकि जो पहला इंडिया के साथ मैच था उसमें इंडिया ज्यादा बड़ा स्कोर इसलिए कर सका कि हमारे पास में तो फहीम अशरफ खेला नहीं, अब चांसेस हैं उसको खिलाया जाएगा। फहीम अशरफ लास्ट वाला मैच तो खेला है ना बांग्लादेश इंडिया के साथ, जो मैच इंडिया के साथ में नवाज था, उन्होंने वो तब्दीली कर ली। अब तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप बाबर आजम साहब को चाहिए कि ज्यादा तजर्बात करने की जरूरत नहीं है। हारिस रऊफ आपके पास मौजूद है, इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि फखर इंडिया के लिए एक दहशत की अलामत है, उसको आना चाहिए। बाबर आजम 1 डाउन पे आते हैं, उसके बाद रिजवान है, तो हमारे पास फिर फहीम अशरफ आ जाता है, बाकी बैट्समैन आ जाते हैं, तो हमारे पास चाचू इफ्तिखार है नीचे चौके छक्के लगाने के लिए, तो चाचू भी मौजूद हैं, भतीजे भी मौजूद हैं, तो ये मैच बड़ा अच्छा होने वाला है। दूसरी टीम की तरफ से क्या उम्मीदें हैं? वहाँ कोई चेंजिंग हो सकती है, और वहाँ के कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आपको लगता है थोड़ा टफ टाइम भी दे सकते हैं? देखें, वहाँ सबसे जो टफ टाइम देने वाला प्लेयर है वो पांड्या है। ये पाकिस्तान को हमेशा अच्छा खेलता है। पांड्या की जो पोजीशन है बैटिंग करने की, क्योंकि वो ओपन पे तो आता नहीं है, ओपन पे तो उनका अपना कप्तान आता है, और वो अगर पांड्या जो है वो पुराने बॉल के साथ बहुत अच्छा प्ले करता है और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अच्छा स्कोर करता है, तो एक वो पांड्या है जिसकी विकेट जो है हमारे लिए, शायद लोग सोच रहे होंगे कि ऊपर वाले 2-3 प्लेयर्स बहुत अहम होंगे, नहीं, ऊपर वाले 2-3 प्लेयर्स, क्योंकि नए बॉल के साथ पाकिस्तान के बॉलर्स को खेलना बहुत। 1 मिनट है, मैसेज क्या देना चाहेंगे, फिर मुझे वाइंड अप करना है। लोगों को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि बारिश ना हो, ये मैच हो जाए। ये मैच हमारे वर्ल्ड कप के लिए बड़ा जरूरी है। इस वक्त मोराल बहुत हाई है, मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें कि बारिश ना हो, और कल अगर बारिश ना हुई तो पाकिस्तान इंशाल्लाह इस मैच इंशाल्लाह बहुत अच्छा मुकाबला देखने में आएगा, और बहुत सारी दुआएं हैं जी कौमी क्रिकेट टीम के साथ। गुड लक, थैंक यू सो मच आमिर भाई। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारी और आपको मुलाकात होगी मंडे को, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।